नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक मिसाल दी जाती है कि हर देश में लोग या तो अपने चुनाव की परवाह करते हैं या फिर अमेरिका के चुनाव की परवाह करते हैं। वैसा ही बिल्कुल भारत में हो रहा है कि या तो भारत में जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में चिंता है या फिर अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है उस बारे में चिंता है। और इसी वजह से इतनी मसरूफियत के बावजूद कि बिहार में इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है जहां सबकी सांसें थमी हुई हैं, क्या क्या भारत में जो राजनीतिक और जो चुनावी दिशा है वो बदलने वाली है बिहार के चुनाव से। उसके बावजूद भी हमने कुछ वक्त लिया और ये जानने की कोशिश की कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि ये बात अभी अमेरिका में भी किसी को पता नहीं है, लेकिन इसीलिए हमने 3 मेहमानों को यहाँ पर इकट्ठा किया है कि उनके जरिए हम ये समझेंगे कि जो भी अगला राष्ट्रपति बनता है, चाहे ये बदलाव के लिए वोट हो या निरंतरता के लिए वोट हो, दोनों मामलों में किस तरह से पूरी दुनिया की राजनीति बदलेगी अमेरिका में जो सीट है उसके बदलने के साथ साथ। तो मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं जिनके जरिए हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। सूरज येंडे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर फेलो हैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में। दूसरी खास मेहमान मेरे साथ बीना सरवर हैं जो कि माना जाएगा कि बड़ी एंटी नेशनल हूं। मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ले आई हूं इस कार्यक्रम में। बात हो रही है अमेरिकी चुनाव की, लेकिन थोड़ा सा एक दक्षिण एशिया का एक साउथ एशियन पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करते हैं, सिर्फ भारतीय हितों के बारे में नहीं, सिर्फ अमेरिकी हितों के बारे में नहीं, क्योंकि जब अमेरिका में राष्ट्रपति बदलता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। बिना जानी मानी पत्रकार है, न सिर्फ कि पाकिस्तान में जाना माना नाम है बल्कि दुनिया भर में लोग उन्हें जानते हैं। बॉस्टन में रहती हैं और वहीं पढ़ाती हैं। अविनाश कल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं और भारत से अमेरिका इस वक्त गए हैं, वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि हिंदुस्तानी नजरों से कैसे देखा जाए राष्ट्रपति चुनाव को, अमेरिकी वोटर्स को वो कैसे समझ पाए, क्योंकि कहा ही जाता है कि भारतीय वोटर को ही समझना इतना मुश्किल है, इसीलिए हर बार ऐसा लगता है कि हमें से कुछ कम से कम इलेक्शन गलत जज कर लेते हैं। वो कैसे समझ पाए कि इलेक्शन इतना क्लोज है। मैं अविनाश से लगातार बात करती रही और अविनाश शायद अकेले ऐसे पत्रकार थे जो ये कह रहे थे कि इतना ही चांस है बाइडेन के जीतने का जितना ट्रंप के जीतने का। और मैं जरूर उनको इस बारे में बधाई देना चाहती हूँ कि वो बहुत क्लोज इलेक्शन को भी कैसे वो भांप पाए। सबसे पहले शुरुआत बीना आपसे ही मैं करना चाहती हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हमारा जो इंडियन व्यूअर है और खासकर जो हमारा हिंदी स्पीकिंग व्यूअर है उसको ये स्ट्रक्चर आप समझा दीजिए कि क्यों वोटों की गिनती चल रही है कई दिनों से और लगता है कि अभी कई दिन चलेगी और हमें अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम अभी तक क्यों पता नहीं लग पाया। स्ट्रक्चर कैसे समझाएंगे आप? बहुत शुक्रिया अरफा। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ कि आपने कहा कि एंटी नेशनल आपको कहा जा रहा है कि आपने मुझे बुलाया जो कि पाकिस्तानी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में भी मुझे एंटी नेशनल कहा जाता है और अमेरिका में भी ये जो है भाषा या जो जुबान है ये इस्तेमाल होती है जिसके उनके लिए जो कि एक जो डोमिनेंट नैरेटिव है, ऑफिशियल नैरेटिव है, उसके खिलाफ जो भी जाता है तो उसके ऊपर ये इस तरह के अल्फाज जो हैं वो कहे जाते हैं। तो हम इस बात पे फख्र करते हैं और हम इसका कोई बुरा नहीं मनाते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये हमारे लिए जो कि इंडिया या पाकिस्तान से यहाँ अमेरिका में है, बड़ा अजीब लगता है कि इलेक्शन जो है ये यहाँ पे किस तरह से होता है कि बहुत अरसे से ये है कि मेल इन बैलेट्स भी आते हैं। जो अमेरिकी फौजी हैं दुनिया भर में जहां जहां हैं तो वो हमेशा मेल इन बैलेट से ही अपना करते रहे हैं वोट्स, और जो भी बाहर बाहर होते हैं तो मेल इन बैलेट्स का हमेशा एक थोड़ा सा असर होता है। लेकिन इस दफा इतना ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से, और डेमोक्रेट्स ने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे कहा कि आप मेल इन करें और आप इन पर्सन ना जाएं वोट्स के लिए। तो ये कल रात जब हम मतलब कि जो नजर आ रहे थे इलेक्शंस के रिजल्ट्स के पोलिंग बूथ से, जो एग्जिट पोल्स या जो पोलिंग बूथ्स के रिजल्ट्स आ रहे थे उनमें रिपब्लिकन्स या ट्रंप के जो हैं वो ज्यादा सामने नजर आ रहे थे। लेकिन जाहिर है जिन लोगों ने अपने पोस्टल बैलेट्स डाले जो कि मिलियंस में थे, 110 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पोस्टल बैलेट्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोस्टल बैलेट्स इस दफा किए, तो जाहिर है वो गिनती में जब आने लगे तो जाहिर है फिर वो चेंज होता रहा कि जो लीड ट्रंप का नजर आ रहा था वो घटता गया क्योंकि डेमोक्रेट्स के लोगों ने मेल इन बैलेट्स जो किए थे तो वो गिनती में आने लगे। तो ये नहीं है कि ओवरनाइट चीजें चेंज हुई, मगर ये कि गिनती में वो आने लगे, और गिनती अभी भी कई स्टेट्स में चल रही है। पेंसिल्वेनिया में भी चल रही है, जो बहुत एक की स्टेट माना जाता है, जो कि बाइडेन का होम स्टेट है। तो
ये बहुत ही टाइट इलेक्शन है और आई कम्प्लीटली अग्री अविनाश जी ने जो कहा कि कोई पता नहीं लग रहा है कि किस तरफ जाएगा। और ये भी आप देख लें कि यहाँ पे हालांकि इलेक्शन डे पे उस तरह का हमें हंगामा नहीं नजर आया जो कि हमें अपने अपने देशों में नजर आता है क्योंकि बहुत सारे लोग घर ही बैठे थे और कई कई जगहों पे बिल्कुल सन्नाटा था। तो वो उस तरह का सीन ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कि छुट्टी भी नहीं है, लोग दफ्तरों पे भी जा रहे हैं, काम भी सब हो रहा है। तो कुछ तरह से अजीब सा लगता है कि इलेक्शन का दिन ही नहीं लग रहा था। लेकिन जाहिर है टीवी पे जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब ये इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है वो, लेकिन वो हतमी नहीं थे, मतलब फाइनल नहीं थे, बिकॉज अभी तक बैलेट्स गिने जा रहे हैं। जी हाँ, अविनाश जी आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत सारे जो हमारे पत्रकारिता के छात्र हैं वो भी देखते हैं, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, तो जाहिर है वो समझना चाहते हैं कि हिंदी भाषा में कैसे जो यूएस का इलेक्शन है उसको समझा जाए। मैं 1-1.5 घंटे पहले तक नंबर देख रही थी, बाइडेन साहब के 264 अंक नजर आ रहे हैं, ट्रंप के 214 हैं। अलग अलग स्टेट्स में जो माना जाता है कि फेडरल स्ट्रक्चर, हमारा भी हालांकि संविधान ही कहता है कि हम संघीय ढांचे पर हैं, लेकिन अमेरिका में ये माना जाता है कि जो डेमोक्रेटिक उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिस तरीके से फंक्शन करते हैं कि वाकई सही मायनों में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अमेरिका में देखने को मिलता है कि हर स्टेट की पावर नजर आएगी आपको, राष्ट्रपति बनने तक हर स्टेट जो है वो जोर लगाएगा। मुझे बताइए कि कैसे संभव होता है कि जो पॉपुलर वोट्स हैं वो एक व्यक्ति को मिले, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार जाए। थोड़ा सा मुझे इलेक्टोरल कॉलेज और सेनेट और हाउस का स्ट्रक्चर समझा दीजिए। हाँ आरफा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मैंने भी जब यहाँ आया तभी ये समझा कि ये इतना क्रिटिकल कैसे हो जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज हमें शायद देखने या समझने में अलग लगे, बट अमेरिका इतना वास्ट है, इंडिया से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है वो साइज में है कि और कई इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है जहाँ से हमें अपनी खबरें मिलती है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, ये वो जगह है जहाँ से हम इंडियंस अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं। और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी खूब है। उसके ठीक पलट अगर आप नेवाडा जाएं या एरिजोना जाएं या साउथ डेकोटा चले जाएं, छोटे छोटे इलाकों में पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ के जो बॉडी बनी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर एक का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे। तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपका इलेक्टोरल वोट तय होता है। कैलिफोर्निया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां से 55 इलेक्टोरल वोट्स आते हैं, उसमें 53 इलेक्टोरल वोट्स और 2 जो हैं वो सेनेट के मेंबर्स होते हैं। एक उन्होंने कांस्टेंट रखा, पॉपुलेशन कितनी भी हो जाए 2 सेनेट मेंबर्स होंगे हर जगह से। सो दैट गिव्स एवरीबॉडी एन इक्वल चांस टू बी हर्ड एंड सेड। तो और दूसरी एक बात है, यहाँ पे हर एक स्टेट का एक कल्चर होता है, अपना एक पॉलिटिकल कल्चर होता है। जैसे कैलिफोर्निया देख लीजिए आप, वहां से अगर रोनाल्ड रीगन का एक्सेप्शन हटा दें तो कोई भी रिपब्लिकन राष्ट्रपति चुन के नहीं आया। और उसी तरह टेक्सास देख लीजिए कि यहाँ पे हमेशा रिपब्लिकन ही जीतता है। तो जब ट्रंप यहाँ पिछड़े थे तो एक बहुत बड़ी न्यूज बनी थी, ट्रंप टेक्सास में पीछे, बट वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे यहाँ मैं निकल जाऊंगा। और एक और इलेक्टोरल कॉलेज में बात है कि 50 स्टेट्स है, 48 आउट ऑफ देम, नेब्रास्का और मेन अगर हटा दें तो उनका एक सिस्टम होता है विनर टेक्स इट ऑल। और अगर इसको सरलता से समझाएं तो मानिए कैलिफोर्निया में 10 लाख वोटर हैं और 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं। रिपब्लिकन अगर वहां पे 4.5 लाख जीतता है और डेमोक्रेट वहां पे 5.5 लाख जीतता है तो 55 के 55 वोट डेमोक्रेट के खाते में चले जाएंगे, विनर टेक्स इट ऑल। तो उन 4.5 लाख का भी सपोर्ट उसी तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, हमारे यहाँ वो काउंट नहीं करता जी। तो मोटे तौर पे मतलब मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ गई है। मैंने कोशिश जरूर की है कि थोड़ा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करूं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंडियन अमेरिकन वोटर्स के बारे में अपने हम जो व्यूअर्स हैं उनको जानकारी दे देते हैं कि जो बाइडेन है उनके बारे में बताया जाता है सर्वे के मुताबिक कि 70% से ज्यादा 72% कम से कम इंडियन अमेरिकन वोटर्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो ये भी देखिए यहाँ पर कि जो राष्ट्रवादी भारतीय हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी है जो माइनॉरिटीज को सपोर्ट नहीं करती बल्कि एक तरह से एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती है। लेकिन जब यही लोग जाके अमेरिका में बसते हैं तो वहां कहते हैं कि हमें प्रो माइनॉरिटी राष्ट्रपति चाहिए। मैं जरूर चाहूंगी कि सूरज जेंगड़े इस पर रोशनी डालें, इस पर प्रकाश डालें कि कैसे इसको क्या कहते हैं, क्या हिपोक्रेसी कहेंगे या हिंदी में भी कोई शब्द हमें ढूंढना चाहिए कि क्या होना चाहिए, दोहरापन है। और इसके अलावा ये भी बताइए कि इंडियन अमेरिकन जो है वो सबसे ज्यादा अमीर है वहां पर, सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोगों में से जो इमिग्रेंट्स हैं उनका जो लॉट है उसमें वेल्दीएस्ट है, मोस्ट एजुकेटेड है और मैक्सिकन्स के बाद उनकी तादाद सबसे ज्यादा है।
तो इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि प्रो माइनॉरिटी राष्ट्रपति उन्हें चाहिए। सूरज, सबसे पहले ये बताइए कि ट्रंप यहाँ पर, नरेंद्र मोदी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी के भारत में चाहने वाले वहां पर बाइडेन को क्यों चाहते हैं? आरफा, आपने जो सवाल पूछा उसका भी एक, अगर हम एक ब्रॉडर देखें, जो डायस्पोरा यहाँ पे सेटल्ड है, एक तो सेकेंड जनरेशन है, कुछ थर्ड जनरेशन है, एंड द मेजोरिटी जो आता है जो आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से आता है, वो एक कंटेम्पररी है, तो वो काफी प्रभावित है भारत की राजनीति से जो वहां भारत में होता है। और यहाँ पर हालांकि प्रो बाइडन है, बट वो प्रो ट्रम्प भी है, और बड़ा एग्रेसिव प्रो ट्रम्प है। इनफैक्ट हिंदूज फॉर रिपब्लिकन जो यहाँ पे संगठन है, उन्होंने ट्रम्प के लिए बाकायदा पिछले चुनाव में उन्होंने रैलियां और पूरा कॉन्सेंसस तैयार किया था। हमारे कुछ मित्र जो टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से उनके व्हाट्सएप ग्रुप में और उनकी जो इंटरनल उनका जो कंपनी का जो इंडियन कंपनीज यहाँ काम करती हैं, उनका भी उपयोग किया जाता था इस ट्रम्प और मोदी के इसको प्रमोट करने के लिए, इमेज को। और बार बार जैसा जब ट्रम्प गुजरात जाते हैं या मोदी अमेरिका आते हैं, तो उसका जो एक कल्चरल, जिसको कहते हैं कल्चरल कैपिटल, इन्होंने तैयार किया था। तो हालांकि जो अभी हम देख रहे हैं कि प्रो बाइडन है, हमको ये जानना होगा कि भारत का, इफ यू लुक एट एथनिक, जो इनकी एथनिक आइडेंटिटी में से इंडिया इज द लीडर, मतलब इंडिया के जो वर्कर है सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं एथनिक ग्रुप में के कंपैरिजन से। और ये बोला जाता है कि $70,000 उनका प्लस है अदर एथनिक ग्रुप से देखा जाए तो काफी, मतलब एक तो एवरेज 100,000 है, बट एक लेटेस्ट सर्वे में साउथ एशियन स्कॉलर ने मुझे बताया कि $70,000 ज्यादा उनके इसमें कंट्रीब्यूट, टैक्स में वो ये करते हैं, नॉट ओनली गेट सैलरी, बट वो जो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं वो उतने कामों से वो $70,000 के आसपास होता है जब उनके टेन्योर में। तो इसी के लिए हम देखते हैं कि उन्होंने जब ट्रम्प को सपोर्ट किया था, ये पूरा मतलबी सपोर्ट होता है। इलेक्शन में कोई आइडियोलॉजी यहाँ देखी नहीं जाती है। जो एक्चुअल आइडियोलॉजिस्ट के सपोर्टर है वो एक्चुअली ना ही बाइडेन को सपोर्ट करते हैं ना ही ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं। उनका एक बर्नी सैंडर्स सोशल डेमोक्रेट एक डिस्कोर्स है, जहां का जो चाहता है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो, वेलफेयर हो, अफ्रीकन अमेरिकन या माइनॉरिटीज पे हमला ना हो। बट यहाँ पर जो है बाइडेन भी जो करता है, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम इशू पे है, ट्रम्प मुस्लिम को एक नेगेटिव दे देता है और बाइडेन कहता है कि मैं मुस्लिम को ये संभालूंगा, और वही बाइडेन ओबामा के साथ मुसलमानों के देशों पे बम डाल रहा था। तो ये जो हम एक पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन जो देखते हैं, जो कमिटमेंट नहीं आइडियोलॉजी का, तो इंडियन जो यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है वो तो ये सोच रहा है, वो वोट दे रहा है कि ये H1B रिजॉल्व करेगा, ये ग्रीन कार्ड रिजॉल्व करेगा। ट्रम्प के रूल में सबसे ज्यादा बैकलॉग्स H1B और ग्रीन कार्ड में हुए हैं। बिल्कुल। तो सूरज, मैं ये जरूर जानने की कोशिश करूंगी कि क्या जो भारत में यहाँ पर छात्र हैं या जो लोग जो अमेरिकन ड्रीम अभी तक सजा के बैठे हैं कि वहां जाएंगे, अमेरिका में काम करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खुशी मनाएंगे, अच्छा जीवन होगा, यानी यहाँ नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनका जो अमेरिकन ड्रीम है वो फिर भी जिंदा रहता है, वो मैं जरूर जानूंगी। लेकिन बिना, मुझे बताइए कि दो महत्वपूर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो है, एक तो कोविड पैंडेमिक का किस तरह से हैंडल किया या मिस हैंडल किया, उसके अलावा उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ, दूसरी बड़ी बात जो हमने देखी, जो ब्लैक्स का प्रोटेस्ट हुआ या जो राइट्स प्रोटेस्ट हुआ, जो पूरा रेस के इर्द गिर्द जो डिस्कोर्स शुरू हुआ नए सिरे से। हम जानते थे कि हमेशा ये एक तरह से फॉल्ट लाइंस अमेरिकन सोसाइटी की रही हैं, लेकिन ये फॉल्ट लाइंस किस तरह से उभर कर सामने आई, उसको लेकर भी अलग अलग बोर्ड्स कंसोलिडेट हुए। इन दोनों फैक्टर्स को क्या आप सबसे अहम मानती हैं? मेरा ख्याल है ये फैक्टर्स हैं बहुत अहम। एक, जैसा आपने कहा कि ये एक तरफ से वो पैंडेमिक जो कि सेहत के हिसाब से कोविड का पैंडेमिक, कोविड-19 का पैंडेमिक, दूसरी चीज वो जो रेशियल इनजस्टिस जिसको यहाँ पे लोग जो है एक और पैंडेमिक कह रहे हैं, एक ऑनगोइंग पैंडेमिक जो कि जुड़ा हुआ है इनकी हिस्ट्री के साथ, जब इन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स, गुलाम जबरदस्ती लेकर आए और अमेरिका के जो ओरिजिनल बाशिंदे थे उनको इन्होंने खत्म कर दिया तकरीबन, अब रिजर्वेशंस में उनको ढकेला हुआ है। आई थिंक जिस तरह से हो सकता है कि मेरा ख्याल है कि, और इसको लाइकन किया गया है इंडिया में जो दलित हैं या पाकिस्तान में जो सॉर्ट ऑफ लोअर कम्युनिटीज जो हैं,
उनके साथ उनको एक तरह से देखा जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अमेरिका में है, क्योंकि एक बड़े जबरदस्त डिस्कशन को मैंने सुना था जिसमें उन्होंने इंडिया से एक दलित लीडर लिया था, पाकिस्तान से एक शीदी जो कि दलित काइंड ऑफ है पाकिस्तान में, और यहाँ के एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन कॉर्नेल वेस्ट को लिया था, दलित शीदी और ब्लैक सॉलिडारिटीज। तो ये एक दुनिया भर का एक है कि एक जो पिसा हुआ तबका है उसको किस तरह से दबाया जाता है, और एक पावर स्ट्रक्चर्स जो हैं, मतलब कि दुनिया में ये सारा जो खेल है पॉलिटिक्स का, बेसिकली इट इज अबाउट पावर, राइट, ताकत, किसके पास कुवत है। तो कोविड का जहां तक ताल्लुक है, ये भी हमने देखा है कि ये ज्यादा हिट किया है, ज्यादा इसको उनको जो कि इन्हीं तबकों से हैं, जो कि लोग यहाँ पे जिनको पीपल ऑफ कलर कहते हैं अमेरिका में, जो लतीनोज हैं, इमिग्रेंट्स हैं, जिनके लिए सेहत की फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज भी कम हैं, उनके पास आमदनी भी कम है। और एक बड़ा मजे का कार्टून कल मैंने देखा जिसमें ट्रम्प एक मैप को देख रहे हैं, वो सारा रेड है। यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी पैराडॉक्सिकली उसका कलर रेड है, जो कि हमारे यहाँ इनकलाब का या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है, यहाँ पे वो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स के साथ है, जो कि मुझे बड़ा नागवार गुजरता है बहरहाल। तो वो मैप को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये सारे स्टेट्स रेड हैं, तो उसके जो एड्स है पीछे वो कह रहे हैं कि नहीं तुम बताओ कि ये कोविड का मैप है, कोविड कहाँ फैला हुआ है, ये उसका मैप है। तो एंड बिकॉज ही हैज नो क्लू, वो तो मास्क भी नहीं पहनते हैं। और जब उन्होंने मास्क जब उनको कोविड हुआ, ट्रम्प साहब को जब कोविड हुआ, तो मेरी एक खाला है जो कि साइंटिस्ट हैं, कहती हैं कि आई डोंट इवन बिलीव कि एक्चुअली है, इट इज अ स्टंट, बिकॉज शी सेड आई ओनली बिलीव इट इफ ही एक्चुअली डाइज फ्रॉम इट। जी, दोनों मुद्दे, और ये बहुत हैरानी की बात भी है बीना, ये भी देखते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि एक ही फॉर्मूला लागू होता है कि जो भी नई आफत आती है या पुरानी जो मुश्किलें हैं, वो सब जो सबसे कमजोर लोग हैं उनके ऊपर आफत आती है। चाहे यहाँ पर हम देखें जो हाशिए पर रहते हैं लोग, या फिर आप अमेरिका में बात कर रही हैं कि कोविड से लेकर और जो है वो जो जॉर्ज फ्लॉयड के इर्द गिर्द जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, दोनों ही जो है मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर असर पड़ा है। अविनाश कला पढ़ रही थी कहीं पर कि जिस तरह की जो पॉलिसीज बन रही हैं, दोनों राष्ट्रपतियों को हम मिला लें अगर, तो आज के दौर में जो 2020 का अमेरिका है उसमें कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को लेकर, इमिग्रेंट्स को लेकर फेवर कोई नहीं करेगा। ये सिर्फ फर्क हो सकता है कि कौन कितना ज्यादा सख्ती के साथ इन नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो यानी ये कोई अच्छी खबर उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अमेरिकन ड्रीम रखते हैं, वो यंगस्टर्स, वो लोग जो कि अमेरिका में अपना एक भविष्य बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि दोनों ही सूरत हाल में कौन से प्रेसिडेंट को आप बेहतर मानते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि एक अमेरिकन ड्रीम रखते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों का स्टैंड एक जैसा ही रहेगा, भले वो वादों में कुछ कहें लेकिन एग्जीक्यूशन में उतना नहीं रहते। और सूरज ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति ओबामा के साथ थे तो उन्होंने किस तरह के वादे किए थे और उनके एक्ट्स किस तरह थे। तो अब अमेरिका में भी आप माने ना माने, नेशनलिज्म बहुत बड़ी चीज हो गई है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। जो मैंने 17,000 किलोमीटर यहाँ ट्रैवल किए एक महीने में, कुछ चीजें बहुत क्लियर थी। आप छोटे से छोटे इलाके में चले, जैसे हमारे चुनाव में पाकिस्तान एक विलन होता है, यहाँ पे चाइना वो विलन था। And to all his credit, Trump made China a villain that even we don't have a villain of that sort in Pakistan and India. There are still people who talk well. I was surprised कि सैन फ्रांसिस्को में, बे एरिया, जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं, जहाँ and across different nationalities, people were taking China as a villain and saying Democrats are way too soft on it. ये कैलिफोर्निया की बात है जो डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है, जहाँ ये कह दो कि बाइडेन अगर प्रचार करने भी नहीं जाएगा तो भी जीतेगा। सो इस तरह का एलिमेंट प्रोपोगेट कर दिया गया है। और बाइडेन को भी आप अगर देखें तो ही कीप्स ऑन सेइंग, जब चाइना का भी मुद्दा चला तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं चाइना से फाइट करूंगा, उन्होंने कहा चाइना इज ए कंपेटिटर। वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बट उनका बिकॉज उनको अपना वोट रिटेन करना है तो वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। और इमिग्रेंट्स को लेके अमेरिकन का मुझे एक चीज लगी, आप आइए, काम करिए, अच्छी लाइफ रखिए, लेकिन हमारे बीच में इंटरफेयर मत करिए। और ये इनसिक्योरिटी पे वो प्ले करते हैं। मैंने छोटे छोटे गांव देखे जहाँ 200 घर या 250 घर हो, उनको इफ दे लुक एट अ डिफरेंट स्किन कलर दे फील एजिटेटेड ऑफ सॉर्ट, दे डोंट, यू कैन सेंस अ डिस्कम्फर्ट इन देम। तो अमेरिका जो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, अब वहां इमिग्रेंट्स का रहना मुश्किल है।
इट इज नॉट दैट जी हाँ, इजी। दुनिया बदल और गई है। अमेरिकन में आप बिल्कुल। जो ब्लैक लाइव्स का हम मुद्दा कर रहे हैं, ब्लैक्स हु आर रिच एंड प्रॉस्परस आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी। इंडियंस और इंडियन कम्युनिटी को इतने ढंग से इसलिए देखा जाता है क्योंकि हम सबसे ज्यादा अर्न करते हैं, वी गिव अ गुड टैक्स रिटर्न, सो इसलिए वी आर फाइन विद इट। और एक आपने जो सवाल पूछा था भारतीय अमेरिकी क्यों का, सूरत से, उसमें एक छोटी सी लाइन ऐड करूंगा कि मेरी क्रॉस सेक्शन ऑफ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा मोस्टली इंडियंस डेमोक्रेटिक इसलिए भी लगते हैं क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो घर घर जाके अपनी मेंबरशिप बढ़ाती है कई इलाकों में। तो अगर एक इंडियन फैमिली नेबरहुड में आएगी, they'll go, they'll talk nice, they'll talk about the idea of liberty and all that। तो जो शुरुआती इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ एफिलिएट करते हैं, और जो नई जनरेशन के इंडियंस आए, दे जो कि यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स एज इंडियन अमेरिकन, फॉर देम दे आर अमेरिकन एंड देयर इश्यूज आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल फर्क नजर आ रहा है। सूरज, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कमला हैरिस के बारे में, कि वहाँ जो व्हाइट अमेरिकन हैं खासकर, वो उन्हें किस तरह से देखते हैं? यहाँ तो बड़ा जश्न मना, टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, उनके पूरे खानदान को लोग निकाल लाए कि उनके चाचा ताया ये फला, उनकी मौसियां, जो कुछ मिला उनसे कोई रिश्ता, तमिलनाडु तक लोग पहुंच गए। तो ये सब तो यहाँ पे हुआ, लेकिन वहां पर उनको किस तरह से देखा जाता है? क्या ये सिर्फ एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की वजह से देखा जाता है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ट्रम्प सपोर्टर हैं वो कमला हैरिस को कैसे देखते हैं? मुझे अरफा, एनपीआर ने इसी के ऊपर कमेंट करने के लिए बुलाया था। तो एक मुद्दा है कि कमला की जो मिक्स रूट्स है, वो जमैकन, जो कैरेबियन उसके पिताजी, और मदर तमिल ब्राह्मण। तो उसका एक, और वो 1960s कैलिफोर्निया बर्कली में जिस तरह का एक प्रोग्रेसिव आंदोलन चलता था उसका एक प्रोडक्ट है। पर कमला दूध की धुली हुई नहीं है। उसके लिए जब वो कैलिफोर्निया में जब when she was stationed there, उसकी जो पॉलिसीज थी वो सबसे ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को जेल में डालने के इसमें रही है। और उसका एक वो चेकर्ड हिस्ट्री है जो अभी ये ट्रम्प के लाइट में लोग बात नहीं करते हैं। और कमला का जो, जैसे मेरी एक व्हाइट कॉलीग है जो अटर्नी है, वो जब उसने वो इंटरव्यू सुना मेरा, उसने फिर मुझे बताया कि वो सपोर्ट करती है कमला को। उसको मेरा ओपिनियन, उसको शी वाज नॉट कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद। तो आपका जो सवाल है, ये जो एजुकेटेड अटर्नी है जो खुद कैलिफोर्निया से है, जो व्हाइट है, महिला है, एक तो शायद ये हो सकता है कि कमला की जो कोट अनकोट इंक्लूसिव पॉलिसी है, देखिए गोरे लोगों का जो गिल्ट है वो इसी डाइवर्सिटी के इसमें वो धोना चाहते हैं। तो इसके लिए जो डोमिनेंट यहाँ का व्हाइट लिबरल है, जो स्पेसिफिक सैलरी कमाता है और सोशल सिक्योरिटी में स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करता है या करती है, ये जो समाज है इनके ऊपर एक तरह से एक जो मिलेनियल बर्डन जो है वो खुद के ऊपर लाकर वो इस तरह से रीफ्रेम करते हैं कि जो अभी हम देखते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट हो गया या फिर अन्य प्रोटेस्ट हो गए, उसके अंदर कमला को अटेंशन देना, नॉट ओनली बिकॉज शी इज ब्लैक but also she is a child of single parent। तो वो बड़ा यहाँ पर जो, क्योंकि अमेरिका की जो फैमिली सिस्टम को काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जब भी आप इलेक्शन के उसमें देखते हैं फैमिली वैल्यूज को बड़ा अटेंशन देता है। और कमला ने उसी के मुद्दे को, सिंगल मदर, उसकी कैंपेन एडवर्टाइजमेंट भी अगर आप देखोगे प्राइमरीज के टाइम, उसका वही रैलिंग पॉइंट था। और उसके साथ में ऑफ कोर्स उसकी खुद की फैमिली भी, उसके बच्चे भी मल्टी रेशियल या जो बाय रेशियल कहते हैं। तो वो जो पॉलिटिक्स है वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को फिट होता है, क्योंकि एक आपको अगर डेप्यूटी चाहिए, पर उसकी भी एक संभावना है कि जो बाइडेन, लोग कह रहे हैं कि ही विल नॉट लास्ट लॉन्ग, सो देयर माइट बी ए चांस कि कमला कुड असेंड, कमला को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, तो इसका रियल चांस है और जाहिर है एक अच्छी बात है। आपने कहा हम थोड़े के लिए उनका जो बहुत ही, आपने कहा कि डार्क पास्ट है वो रखते हैं थोड़ी देर किनारे, क्योंकि
फर्क ये बात का है, जिस गिल्ट का आप जिक्र कर रहे थे कि वहां कम से कम व्हाइट लिबरल्स में वो गिल्ट है, लेकिन यहाँ तो जो हमारे खास सुप्रीमेसिस्ट हैं उनके तो वो गिल्ट भी नहीं है, बल्कि वो उसको एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं कि देखिए हम कितना माइनॉरिटी परसिक्यूशन कर सकते हैं, ये हमारा एक बैज ऑफ ऑनर है, ये हमारा एक सम्मान है। मैं चाहती हूँ कि आप तीनों से जी नहीं, मैं कह रहा था अरफा, उनमें कास्ट गिल्ट नहीं, कास्ट एरोगेंस है। एरोगेंस है, बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से हम एक छोटे कमेंट लेना चाहती हूँ मैं इंडियन वोटर्स, इंडिया के हिसाब से, और एक ग्लोबल जो लीडरशिप है। बीना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो एक मॉरल लीडरशिप जो अमेरिका देता था दुनिया को, जो ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका, अमेरिकन लीडरशिप, अमेरिकन वोटर, अमेरिकन सोसाइटी, इन सब पे जो दुनिया ने जिस तरह से जजमेंट दिखाया, एक तरह से मजाक बन के रह गया। दुनिया की एक सो कॉल्ड सुपर पावर जो एक जमाने में होती थी कि आपने इस तरह के नेता को चुन लिया है, तो आपसे क्या बात की जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ जो भारत में जो नजरिया है ह्यूमन राइट्स को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर, यहाँ जो सीए प्रोटेस्टर्स थे उनको लेकर एक बड़ी चिंता होती थी कि अगर कोई एक मॉरल लीडरशिप होती अमेरिका में तो शायद उस पर कोई आवाज उठती। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पूरी दुनिया के मद्देनजर, इंडिया पाकिस्तान के मद्देनजर भी, पाकिस्तान की भी अपनी माइनॉरिटीज हैं, उनकी भी बहुत बड़ी परेशानियां हैं, कि एक जो मॉरल लीडरशिप है, क्या अगर जो बाइडेन चुने जाते हैं तो ये मॉरल लीडरशिप क्या वापस आएगी अमेरिका के पास? क्या दुनिया एक बेहतर जगह बनने की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? सॉरी, मैं म्यूटेड थी। अल्फा, बात एक्चुअली ये है कि मॉरल लीडरशिप अमेरिका की तो कभी उस तरह से नहीं रही है। मतलब ये थोड़ी सी बेहतरी आप देख सकते हैं ओबामा जैसे सदर के साथ, या और कुछ एक आधे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अमेरिका कभी भी एक मॉरल हाई ग्राउंड पे रहकर दुनिया को नहीं कह सकता, किसी को नहीं कह सकता कि ऐसा करना चाहिए या ये बेहतर है। क्योंकि आप खुद देखें कि अमेरिका का हमेशा हर दौर में, चाहे जो भी प्रेसिडेंसी रही हो, उन्होंने जंगें की हैं दूसरे मुल्कों में, उनके ट्रूप्स हर जगह बसे हुए हैं। अपने मुल्क में उन्होंने किस तरह की रेशियल इनइक्वालिटी आप बात कर रही हैं कि आपके यहाँ वो फखर से करते हैं, तो यहाँ पे भी आई डोंट नो, आपने देखा कि यहाँ पे भी बाकायदा मिलिशियाज जो हैं वो लेकर अपने गन्स स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से हम लड़ेंगे अगर ट्रम्प नहीं जीतेगा, या वो किस तरह से वो खुलेआम, मतलब कि जिस तरह से जो स्याह फहम जिसे हम कहते हैं, जो ब्लैक्स के साथ जो बर्ताव करते रहे हैं या जो गरीबों के साथ बर्ताव करते रहे हैं, तो वो उसमें उनको कोई शर्म तो नहीं आती है। जो लोग करते हैं ये, उनको तो शर्म नहीं आती ना। जैसे कई वाइट लोग हैं, सफेद लोग हैं, जो कि अपने जैसे लोगों को देखकर कहते हैं कि हाँ ये गलत कर रहे हैं और हमारे नाम पे ये ना करो और हमें ये नहीं। तो इसी तरह से भारत में भी हैं लोग, पाकिस्तान में भी हैं, जो कहते हैं कि डोंट, नॉट इन आवर नेम, कि ये हमारा मजहब या हमारा एथनिक ग्रुप लेकर उसको करते हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। ये मतलब कि तो एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, वो चाहे जो भी भाव अपना वो बनाए, अपना भेस बनाए। तो यहाँ पे तो अमेरिका, मतलब कि जब भी कोई जमहूरी हुकूमत दुनिया में कहीं भी, पाकिस्तान में उन्होंने हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर्स का साथ दिया है, चाहे जो भी यहाँ पे सदर रहा हो। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं, जिसकी वजह से हमारी यहाँ डेमोक्रेसी पनप नहीं पाई, और जब भी हमने भारत से दोस्ती की बात की तो पीछे से आके कुछ ना कुछ हुआ है जिसने उसको खत्म कर दिया है। और लोग आपके इंडिया में, मैं इस बात पे बड़ी हैरान होती हूँ, बाय द वे आरफा, आई हैव टू से, कि इंडिया में कितना ज्यादा लोग चाहते हैं मुशर्रफ साहब को, प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ को, कि उन्होंने देखो इतना कुछ किया कश्मीर के लिए, इतना कुछ किया इंडिया के साथ दोस्ती के लिए। हेलो, उन्होंने कारगिल वॉर भी शुरू किया था, डोंट फॉरगेट दैट। तो मतलब कि अमेरिका तो हैज नेवर हैड अ मॉरल लेग टू स्टैंड ऑन, चाहे वो जो भी कहें। सो आई डोंट नो कि ये जो बात है, मतलब ट्रम्प, अविनाश कहना हो सकता है जस्ट वेरी क्विकली, कि ट्रम्प के आने से ये हुआ कि ये ज्यादा खुल के एक सामने बात आ गई, यू नो, दैट्स ऑल। 19-20 का फर्क ही था। लेकिन अविनाश जी, आप देखते होंगे कि अमेरिका से एक शब्द निकलता है तो जो आवाज है दूर तक पहुंचती है यहाँ भारत में, चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर बराक ओबामा ने कुछ कहा हो जब वो यहाँ आए थे, या कश्मीर में जिस ब्रेजन तरीके से यहाँ पर
आर्टिकल 370 को हटाया गया और जो पूरे तरीके से ब्लैकआउट किया गया, डेमोक्रेटिक राइट्स को क्रश किया गया। शायद हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं, थोड़ी सी भी एक मॉरल सरकार होती यूएस में, तो थोड़ा सोचती यहाँ पे जो इंडियन लीडरशिप है कि ऐसा ना किया जाए। लेकिन ट्रंप ने तो एक खाना पूरी जिसे कहते हैं उसके अलावा भी कुछ खास नहीं किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई आपने वहां जाके देखा कि अब जो कि पहले हुआ ये था कि 2 दशकों में हमने देखा पिछले लास्ट 20-30 इयर्स में कि दुनिया खुल रही थी, ग्लोबलाइज वर्ल्ड बन रहा था, सबके अधिकार और सबकी फ्रीडम्स मिली हुई थी, लेकिन अब फिर वापस कोविड और इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस है उसने फिर हमें अंदर लेके आ रहे हैं। तो जितना हम खुले थे उतना हम अंदर जा रहे हैं कि हमारे सबके इंटरनल इश्यूज हैं वही मायने रखते हैं, कोई मायने नहीं रखता बाहर वाला क्या कहता है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के तौर पर, एक ऐसे शख्स के तौर पर आपसे समझना चाहती हूँ जो ये समझता है कि लोकतंत्र का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब राइट्स, फ्रीडम्स के बिना कुछ भी नहीं होता। क्या आपको लगता है कि जिस बेहतर अमेरिका की हम बात कर रहे हैं उसे बेहतर दुनिया की तरफ, इशारे की तरफ कर रहे हैं? वरना हमें क्या फर्क पड़ता है हिंदुस्तान में यहाँ बैठे हुए कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने या बाइडेन बने? मुझे नहीं लगता आरफा जी कि इस पे कोई बहुत ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि आप वोट्स की मार्जिन देखिए। एट द एंड ऑफ द डे वोट बैंक पॉलिटिक्स मैटर्स। ट्रंप ने तमाम बातें गलत कही होंगी जो हमें ना पसंद हो, पर आज देखिए वो इतने इजीली कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे हैं, बहुत क्लोज टक्कर है। तो अगर दूसरी पार्टी को भी अपना वजूद रखना है तो उन्हें अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ है कि लिबरल्स ने जो बाइडेन को इतनी बड़ी फ्रीडम दे दी कि ही कैन टॉक अबाउट फ्रीडम। ही कैन नॉट टॉक अबाउट फ्रीडम, ही हैज टू प्ले टू द ऑडियंस। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन ऐसा कुछ कर पाएंगे। आप देख लीजिए, उनको पॉलिटिक्स में 48 ईयर्स हो चुके हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया हो जिसकी कि हम बात कर सकते हैं। वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2 टर्म पे, सो दैट वाज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। एंड जो हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ब्रिंग्स आउट द रियल अमेरिका, जो एक रियलिटी है। अमेरिकन उतना ही कैपिटलिस्ट और सेल्फ सेंटर्ड है। वो चाहे कितना भी बड़ा हेलो एड्स दे के बता दे कि मैंने फला जगह एड दे दी, मदद कर दी, एट द एंड ऑफ इट इज अ कैपिटलिस्टिक कंट्री, एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स टेन्योर हैज ब्रॉट द वर्स्ट आउट ऑफ अमेरिका, and it is out in open, it is for everybody to see, and it is for everyone to look and understand कि the land of immigrant को क्या हो गया कि इतनी बदल गई। So जो बाइडेन से भी लोगों को उम्मीद नहीं है। कई लोग ये कहते नजर आए कि क्या कोई एक नया कैंडिडेट आके खड़ा नहीं हो सकता टू टेक ऑन अ 74-year-old बिजनेसमैन पॉलिटिशियन, that you have to go back to a 78 years। को लेके ये उम्मीद बनी थी कि वो एक मॉरल लीडरशिप दे पाएंगे, कि वो एक तरह से पूरी दुनिया के लिबरल्स के लिए एक सपने की तरह थे, वो एक तरह से ड्रीम लीडर थे। लेकिन हम जानते हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका जी रहा है, जो अमेरिका जितना बदसूरत दिख रहा है इस टाइम, ऐसे में वो डिजर्व नहीं करता था बर्नी सैंडर्स को, और शायद बर्नी सैंडर्स इसलिए नहीं मिले। आप ये देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी भी इतनी ब्रेव नहीं थी कि वो बर्नी को बैक कर ले, उन्हें भी अपना वोट बैंक चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो बात करते हैं लिबरलिज्म और बहुत बड़ी, ये उतनी बातें नहीं है इनमें। जी, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन के देखें, एक्चुअली आई डोंट नो वोट बैंक की अविनाश जी बात कर रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन लोगों का ये ख्याल था कि अगर बर्नी सैंडर्स आते लास्ट टाइम तो हो सकता है वो जीत जाते वोट बैंक, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर वोट, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वोट्स तो हिलरी क्लिंटन को मिले थे लास्ट टाइम। नहीं अरफा, मैं अविनाश और बीना की बातों से सहमत हूं, क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ की है या रिपब्लिकन पार्टी, इनका ओरिजिनल जब आप देखते हैं तो ये टोटली बदल चुका है, ये समरसॉल्ट हो चुका है, दोनों ने दूसरे की जगह ले ली है। सो अभी की जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, बाइडेन को ये कर रहे हैं, तो ट्रंप अगर चले भी जाता है तो ट्रंप का जो इन्फ्लुएंस है वो रहने वाला है, और वो इन्फ्लुएंस पार्टी को अंदर से रिपब्लिकन पार्टी को खोखला करेगा, बट वही नहीं करेगा बल्कि वो क्रॉसओवर डेमोक्रेटिक पार्टी में भी होगा। और दैट्स व्हाई लोग कह रहे हैं कि ये जैसा बाइडेन कह रहा है कि इट्स फॉर द सोल ऑफ द नेशन, क्योंकि ये जो नई राजनीति ट्रंप ने लाई, एग्रेसिव नेपोटिज्म, असॉल्ट ऑफ इमिग्रेंट एंड प्रमोशन ऑफ रेसिस्ट वैल्यूज, तो इस तरह से जो ट्रंप ने नॉर्मलाइज कर दिया है इस चीजों का, वो आपको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आने वाले कई इलेक्शन तक दिखेगा। ट्रंप इनविंसिबल रहेगा एटलीस्ट पब्लिक प्रोटेक्शन के डिस्कोर्स से। उसने 4 मुस्लिम बैन लाए, जो आउटवर्डली बैन है, स्पेशली बोल के लाए
चौथा तो अभी रिसेंटली उसने लाया था, फिर चाइना का प्लेसमेंट हो गया। इसकी जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने सोशलिस्ट, इनफैक्ट ट्रम्प के सपोर्टर बाइडेन को कहते ही ये कम्युनिस्ट है। so, देखिए कितनी, मतलब कितना दूसरे टोक पर है कि खुद नियो लिबरल बाइडेन, जो कैपिटलिस्ट वॉल स्ट्रीट का नौकर है, उसको ये कम्युनिस्ट कह रहे हैं। यानी बर्नी सैंडर होता तो कहां माओ या स्टालिन बोल के डिक्लेयर कर दिया जाता। तो ये जो ट्रंप ने नॉर्मलाइज किया है कि अगर कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर की पॉलिसी लाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, तो उसके बारे में आप ज्यादा ध्यान मत दो, हम इसके अलावा भी सोच सकते हैं। ये मेंटालिटी ट्रंप इरा में लोगों तक गई है, और उसके जो वोटर है वो रूरल एरिया के लोग हैं या फिर सबर्बन व्हाइट औरतें हैं। ये दोनों क्यों है जी? तो यानी कि एक तरह से बिल्कुल नई रेखा ही खींच दी। बिल्कुल आखिरी सवाल 30 सेकंड में सूरज, कि क्या ये भी कोई ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि ट्रंप जो है वो ये मानने से इनकार कर दें कि वो हार जाएंगे, कि सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, अशांति होगी, हिंसा होगी? ये जो तमाम जो बादल छा रहे हैं शंकाओं के, क्या ये सच है? अभी आप अगर न्यूयॉर्क टाइम्स का वेब पेज खोलते हो तो उसके अंदर पहला ही आइटम बैनर में है कि टेंशंस राइज, कि लोग अभी ऑलरेडी, और लोग जो ट्रंप विरोधी है उन्होंने ऑलरेडी रैली निकालना शुरू कर दिया है, और ट्रंप सपोर्टर है वैसे काउंटर रैली करना शुरू कर दिया है। यहाँ की जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो एग्जॉटिक गुड्स की है, उन्होंने अपने दुकानों के सामने प्लाईवुड की वॉल बना के बंद कर दिया। न्यूयॉर्क में अभी हुआ है, और अन्य जगह भी शायद उसी तरह हो सकता है, क्योंकि लोगों को पूरी शंका है। क्योंकि ट्रंप ने, अरफा, ऐसा तो कोई कहता नहीं कि कैंडिडेट पूरा रिजल्ट आने के 2 दिन पहले ही बेचारे ने डिक्लेयर कर दिया, हालांकि अभी तो वोट काउंटिंग भी होना है, और वो वोटिंग काउंटिंग को रोक रहा है, और वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी मानसिकता से सम्मेल रखने वाले लोग उधर 6 है, और जो लिबरल थोड़ी भूमिका रखते हैं वो 3 है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी इंटरवीन कर चुका है, 2 या तीसरी बार होगा इंटरवीन करेगा। उसका अपना एक 2 महीने 3 महीने के बाद उसका ऑफिशिएट इसके लिए यहाँ का प्रेसिडेंट होता है, इमीडिएटली नहीं होता इंडिया की तरह। तो उसके लिए हमको देखना होगा कि ट्रंप ने, या उसकी जो पार्टी है, उसके पार्टी के लोग खुद ही उसके साथ एक्सेप्ट नहीं करते। जब उसने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये वोटन का हम इसमें नहीं लेंगे, तो बाय पार्टीजान रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की लीडरशिप ने उस स्टेटमेंट का खंडन किया है, कहा है कि वी डोंट सपोर्ट इट। इसका मतलब ये होता है कि ट्रंप ने ऑलरेडी रिपब्लिकन आइडिया को उसने ट्रंप आइडिया में बदल दिया है। तो रिपब्लिकन पार्टी रहेगी भी, जैसा रीगन इरा था, रीगन इरा के बारे में लोग हमेशा कहते रहते, तो ये ट्रंप इरा जो रहेगा, ये वाइल्ड, रेसिस्ट, मिसोजिनिस्ट इरा करके हमको आने वाले सालों तक इसको हम पढ़ाई में, साइटेशन में देखते रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छी खबर नहीं है। उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा जितना मार्जिनल बदलाव आ सकता है जो बाइडेन के आने से, हालांकि जाहिर है अब ये जो अमेरिकन वोटर है वही तय करेगा कि वो कैसा नेता चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज जेंगड़े, और उम्मीद हम ये करते हैं कि जब जल्दी नतीजे आएंगे 1-2 दिन में, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे अमेरिकन, भारत में भी बहुत सारे लोग जिसे स्लीपलेस नाइट्स कहते हैं, कि रातों की नींद उनकी हराम हो रही है कि पता नहीं कौन सा राष्ट्रपति आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजे आएंगे फिर आपसे एक बार हम जुड़ेंगे। शुक्रिया। जिंदाबाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।